जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टेस्ट पेपर 13 और पिछले 12 टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं दिए हैं तो जाइए उनको भी दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे अंत तक देखिए। और आज मैं कवर करूंगा 50 क्वेश्चन। पिछले कई वीडियो आपने 20-20, 25-25 देखा, तो चूंकि बीच में मैं नहीं बना पाया था इसलिए मैंने आज 50 क्वेश्चन लिए हैं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। और चलिए शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं आज का सेशन क्या है। आज का सेशन है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। साथ में हमने ये भूगोल का चैप्टर है, साथ ही हमने इसमें कुछ हिस्ट्री के डाले हैं और कुछ मैथ्स भी बेसिक वाले डाल दिए ताकि रिवीजन आपका हो जाए। पहला प्रश्न है, रबड़ एवं महगोनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? चाहे महगोनी हो, चाहे रबर हो, चाहे एबोनी हो, चाहे रोजवुड, ये सभी जो पेड़ हैं इनकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर से ऊंची होती है, 400 मीटर तक भी जाती है। तो ऐसे पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वनों में, मैंग्रोव में, हिमालय में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो ऐसे पेड़ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसे सदाबहार वन भी कहा जाता है, उसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सवाल नंबर 2, सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो सिनकोना के वृक्ष जो हैं 100 से लेकर के 200 तक के, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह आंसर नंबर ए सही है। सवाल नंबर 3, भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी। ऑप्शन 4 है 2 और 3 दोनों। तो मन्नार और नंदा देवी। तो आप अगर आपसे पूछते नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी पश्चिम बंगाल में है। और मन्नार की खाड़ी, देखिए यहाँ पर तस्वीर है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों जीवमंडल निचय, विश्व के जीवमंडल निचय में लिए गए हैं। मानस जो कि असम में है और किस चीज का है? गैंडे के लिए है, उसको नहीं लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। चौथा सवाल है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में आता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये जो कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये लद्दाख है, उसके नीचे नंदा देवी है, और हमने नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है। और आगे देखते हैं, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और भी है मानस, देखिए असम में, काजीरंगा सिक्किम में है, और इसके बाद नौकरेक मेघालय में है, अचनाकमर अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के देखिए बॉर्डर पर है। पन्ना भी हाल ही में बहुत फेमस है, तो पन्ना को याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, रन ऑफ कच्छ जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है, ये आप देख लीजिए। इसके सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। तो नंदा देवी हमने शायद मिस कर दिया आपको बताने में, पीछे एक बार और वापस, नंदा देवी, हाँ, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो गया उड़ीसा। सवाल नंबर 5, किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? मैंग्रोव में, पर्वतीय में, कोनधारी वन में, इनमें से कोई नहीं। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो पहली बात आप देख लीजिए कि सुंदरबन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। तो सुंदरबन में एक वृक्ष पाया जाता है जिसको बोलते हैं सुंदरी वृक्ष, और सुंदरी वृक्ष को ही मैंग्रोव कहा जाता है, इसलिए मैंग्रोव वन में शेर पाए जाएंगे, शेर नहीं, बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमारा सही आंसर हो गया। अब छठा प्रश्न है,
तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? नीलगाय। तो भाई देख लो, गधा कभी गाय नहीं हो सकता है। कियांग और चौसिंगा या इनमें से कोई नहीं। तो तिब्बती जंगली गधे को कियांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कियांग कहा जाता है। यह है जंगली गधा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? काजीरंगा, मानस, पंचमढ़ी, सुंदरवन। तो काजीरंगा जो है, असम का काजीरंगा गैंडे के लिए जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है कौन? अर्य। ये सभी क्या है? ये अपवाह है। ठीक है, अपवाद लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये अपवाह है। खोज बात नहीं होता है, ये सब बड़ी बड़ी बातें, ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये आप सुधार करेंगे। इसको हमने ये रंग लिया और ये अपवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवाह। अपवाह का मतलब बहने का तरीका। तो वृक्ष की शाखाओं जैसा जब बहेगा पानी, जो नदियां बहती है, तो उसको दुमाकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्माकृतिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों दिखाया है। ये देखिए आपका जालीनुमा है, दूसरा वाला औ नंबर आपका द्रुमाकृतिक है, और 100 नंबर आपका देखिए आयताकार है, और अरीब देख लीजिए आपका ये है मध्य शिखर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर में, वो वाला। 9वां प्रश्न है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है? कहने का अगर देखा जाए तो जड़ी बूटी वाला वनस्पति कौन है? तो आप याद रखें, तुलसी है, कचनार है, नीम है, कच्ची हल्दी है, और भी कई सारे हैं। सेब एक फल है, आम फल है, केला फल है। नीम के निम्बोली होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे फल जिसको निम्बोली कहते हैं। नीम की पत्तियां, छाल, फल सारे के सारे जीवाणु प्रतिरोधक होते हैं। सवाल नंबर 10, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? गिर, अब इस कैसे याद रखिएगा? गौ से गिर, गौ से गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड। मिल गया ऑप्शन आपको। ये जो गुजरात का जो नक्शा आपको दिख रहा होगा, और एक बात और याद रखिएगा, गुजरात का जो कच्छ जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला है। पूरे गुजरात राज्य का 25% एक जिले में है, वो है कच्छ जिला। तो ये गुजरात आंसर हो गया। सवाल नंबर 11, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज, प्राकृतिक, विदेशज, अक्षत। जो देश की वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहा जाता है। सवाल नंबर 12, भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, दलदली भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ प्रवास के लिए आते हैं, कुछ शीत ऋतु में आते हैं, कुछ ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, तो वो सभी कहाँ आते हैं? वो आते हैं आर्द्र भूमि में। जैसे कि कुछ आर्द्र भूमि के नाम आप देख लीजिए। ये है आपका पीचावरम मैंग्रोव जंगल, साख्या सागर, पलक्की रनाई मार्श, पाला वेटलैंड, इसके बाद कारिकली बर्ड सेंचुरी। सभी जगह में आपने एक चीज कॉमन देखा होगा, वो है जलाशय, और इसे ही कहा जाता है आर्द्र भूमि। और आर्द्र भूमि के लिए एक समझौता हुआ है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। उसे कहते हैं रामसर समझौता। क्या कहते हैं? रामसर समझौता। सवाल नंबर 13, स्थल और जल निवास करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? यानी ऐसा प्राणी जो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, जैसे केकड़ा, सील, घोंगा, टोड, कछुआ, बतख, जोंक, मेढक। तो ये सभी को उभयचर कहा जाता है। इंग्लिश में से एम्फीबियंस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14, मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति क्या कहलाती है? यानी वैसा वनस्पति जिसे आज तक मनुष्यों ने छुआ तक ना हो, ऐसी वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति कहा जाता है। सवाल नंबर 15,
किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अगर ऐसा बात कहे तो हमारा आंसर मध्य प्रदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश। अब भाई मध्य प्रदेश तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे? तो अब हम चुनेंगे इन चारों में से नागालैंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक। तो इसमें अगर बात करें तो नागालैंड का प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको, नागालैंड में 73.90 यानी 74%, झारखंड में 29.76 यानी 30%, केरल में 29% और कर्नाटक में 20% के लगभग वन है। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी देश में कितना वन होना चाहिए? तो किसी भी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए। सवाल नंबर 16, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपसे तुलना क्या कहा है कि ज़्यादा वाला में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो अभी हमने शुरू में कहा था कि जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? और सदाबहार वन की खासियत ये होती है, ये कैनोपी के रूप में रहते हैं। ऊपर वाले बड़े बड़े पेड़ ऊंचे ऊंचे और घने होते हैं, उसके नीचे मंझोले पेड़, उसके नीचे छोटे आकार के पेड़, और एक एक लेयर बना देते हैं, कैनोपी बना देते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और नीचे दलदली भाग बन जाता है। कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पनपते हैं, कभी कभी तो घास भी बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पक्षी अभयारण्य है? बांदीपुर, राजाजी, रंगनाथिथु या इनमें से कोई नहीं? रंगनाथिथु भी मिल सकता है, रंगनाथिट्टू भी मिलता है आपको कभी कभी। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो बांदीपुर पक्षी अभयारण्य नहीं है, वन्य जीव अभयारण्य है। राजाजी भी वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन रंगनाथिट्टू या थिथु ये पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी। सवाल नंबर 18, भारत में किस वर्ष वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 में बनना शुरू हो गया था और लागू हुआ था 1972 में। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था और प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का भी याद रख लीजिए। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। 1992 में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के शहर। सवाल नंबर 19 से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया था? 1976 में, 1975 में, 1972 में या 1977 में? इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन है हमारा 72। हाँ है, देख लीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अब देखिए, नंदा देवी है नेशनल पार्क, इसके बाद ग्रेट रन ऑफ कच्छ, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना, इसके बाद यहाँ पर देखिए अचनाकमर, ये सब है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमको उतना दिख नहीं रहा क्या लिखा है। अमरकंटक, हाँ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, सिमलीपाल, फिर यहाँ पर है शेषाचलम हिल्स, और फिर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, और इधर नौकरेक नेशनल पार्क, इसके बाद मानस नेशनल पार्क, दिबांग वैली, कंचनजंगा और डिब्रू सैखोवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड। तो सुंदरवन देख लीजिए यहाँ पर तस्वीर में। अभी हमने सुंदरवन के बारे में थोड़ा एक सवाल भी लिया था। तो सुंदरवन यहाँ देखिए ग्रीन कलर से है, यह है पश्चिम बंगाल में और एक डेल्टाई क्षेत्र है। सवाल नंबर 21,
अब थोड़ा मैथ देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल से मैथ है जो परीक्षा में आती है। मैंने इसको इसलिए लिया कि मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं। यहाँ कह रहा है इनमें से कौन सा अपरिमेय है। तो अपरिमेय के लिए क्या क्या शर्त है? पाई दिखे तो अपरिमेय होगा, दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी है तो अनवसानी अनावर्ती है तो आपका अपरिमेय होगा। अगर रूट के अंदर है और बाहर ना निकले तो अपरिमेय होगा, यानी P/Q के रूप में इन्हें हम नहीं लिख सकते हैं। और अगर आपने देखा कि 25 से बाहर निकल गया 5, 16 से बाहर निकल गया 4, 36/49 का हो जाएगा 6 छाके 36 और 7 सत्ते 49, और रूट 3 से बाहर नहीं निकलेगा जिसका मान होता है 1.732। तो ये जो भीतर रह गया यही वाला ना अपरिमेय होगा। सवाल नंबर 21 का हो गया। तो 22 देखिए, इनमें पूर्णांक छांटिए। तो पूर्णांक को जब आप तोड़ेंगे तो पूरा है जो अंक, क्या कहेंगे हम? पूरा है जो अंक, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो कौन है पूर्णांक भाई? तो पूर्णांक है हमारा 16/25 नहीं, 64/4 देख लेते हैं। रूट 3 तो पूरा है नहीं, रूट 5 पूरा है नहीं, 16/25 पूरा है नहीं, लेकिन 64 को जरा देखिए आप। तो 64 क्या होता है? तो 64 का आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 8×8 = 64 और नीचे है 16। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा आपको नहीं दिख रहा है जो पूरा, यहाँ देखिए 16/25, तो कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो पूर्णांक है। तो अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर 5वां ऑप्शन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे हम? इनमें से कोई नहीं, इसका हम आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक वही होगा अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 64 में रूट ना होता, मान लेते हैं रूट नहीं है यहाँ पर, तब क्या होगा? 16 चौका 64, तब हमारा आंसर ये हो जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 23, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए भाई, प्राक का मतलब होता है पुराना, है ना। प्राक का मतलब पुराना होता है। और पहले क्या चलती थी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से शुरू होता था। अब जब आर्यभट्ट आ गए 6ठी शताब्दी में, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तो देखिए पहली संख्या क्या थी? अधूरी थी। अब इसको इन्होंने कर दिया पूरा। तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होगा? 0 से, और प्राकृत संख्या शुरू होगा 1 से, ठीक है। प्राकृत संख्या किससे शुरू होगा? 1 से। अब कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जरा इसको देखिए, संख्या हो गई पूर्ण, तो पूर्ण क्या है? 0 है। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, इसको पूर्ण संख्या करते हैं। और प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके 2 ही अपर्तक हो। 2 ही अपर्तक का मतलब एक स्वयं और एक हो। अब देखिए 4 को, 4 दोनों से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, तो इसके 3 अपवर्त हो गए। और इस तो 1 है, 1 ही से कटता है, और 0 तो किसी से नहीं कटता है। तो 2 देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, क्योंकि ये 1 से ही कटेगा और 2 से ही कटेगा। 2 ही अपवर्ती जिसके हो उसे ही हम कहेंगे अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अभी हमने आपको तोड़ के दिखाया था, ये देखिए 1 2 और 4 से कटता है, तो जिसके 2 से अधिक अपवर्त्य हों उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर पूछता तो अभाज्य संख्या में 2 हो जाता और भाज्य संख्या में 4। सवाल नंबर 27, इनमें से कौन योज्य तत्समक? भाई देख लो योज्य तत्समक क्या होता है। कहता है कि अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी संख्या में शून्य को जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, और इसे हम कहते हैं योज्य तत्समक। तो कौन है योज्य तत्समक? देख लीजिए, शून्य है योज्य तत्समक। अब है यहाँ पर गुणात्मक तत्समक कौन है? तो गुणात्मक तत्समक कहता है कि अगर किसी संख्या में 1 गुना कर दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। उसमें जोड़ना था, इसमें गुना करना है, तो क्या गुना किए? 1, तो गुणात्मक तत्समक हो गया 1। अगला है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य का मतलब होता है जोड़, योज्य का क्या मतलब होता है? जोड़, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो आप बताइए जोड़ का उल्टा क्या होगा? घटा, और क्या संख्या दिया हुआ है? 7, तो हमारा आंसर हो गया ये। देख लीजिए आप, सिर्फ चिन्ह बदलता है। अब कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ देखिए 5/3 दिया हुआ है और इसका गुणात्मक, गुना का है ना, गुना का उल्टा क्या हो जाएगा?
भागा हो जाएगा। गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, तो भागा हो जाएगा। तो इसको पलट दीजिए आप 3/5 में। अब देखिए क्यों पलटा उसको आप समझ लीजिए। गुना का उल्टा क्या कहा हमने, भाग, तो 5/3 भागा 5/3। चूंकि हम यहाँ पलटते हैं तो 5/3 गुना 3/5 करते हैं, 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, क्या आ गया 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम में 1 लाया जाता है और योज्य प्रतिलोम में 0 लाया जाता है करके। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/3 का हो जाएगा 3/5, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ उल्टा होता है, गुना का उल्टा भागा और जोड़ में का उल्टा घटा और घटा का उल्टा जोड़। ये देखना है योज्य प्रतिलोम में जोड़ घटा होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में पलट जाएगा। कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कोण क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, पूरक कोण कहलाते हैं। और उसे कोटि पूरक भी कहा जाता है और ऋजु पूरक कहा जाता है, संपूरक को। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे कहेंगे हम पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है, यदि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो इसे कहते हैं संपूरक कोण और इसी को ऋजु पूरक कोण भी कहा जाता है, ऋजु पूरक कोण भी कहा जाता है। सवाल नंबर 33, अब थोड़ा सा हिस्ट्री से सवाल है। भारतीय उपमहाद्वीप ने भूगोल का है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था, जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यभट्ट का या अंगार लैंड का। तो आपको पता है कि पहले जमाने में जो भारत का कुछ हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा कर्क रेखा से नीचे वाला ये वाला हिस्सा किसका भाग था, अफ्रीका का भाग था और इस वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। पूरी धरती एक ही प्लेट पर समाहित थी, एक ही जगह समाहित थी। पूरी धरती जब एक ही जगह समाहित थी इसको बोलते थे पेंजिया, क्या कहते थे, पेंजिया। और पूरा समुद्र एक जगह समाहित था जिसको पैंथालासा कहते थे। फिर जब बीच में बट गया, ये दो टुकड़ों में कालांतर में बटा, तो ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहा गया और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ भाग और अफ्रीका आया। नीचे वाले भाग में ऑस्ट्रेलिया, नहीं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर एक द्वीप था जिसका नाम रखा अंटार्कटिका। यहाँ आया उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और यही गोंडवाना लैंड जब इससे जाकर टकराया, यहाँ पर जाकर टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। सवाल नंबर 34, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल है किसका, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का या राजीव गांधी का। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं शांति वन। और संजय गांधी का भी जो समाधि स्थल है उसे भी हम कहते हैं शांति वन। आपको यहाँ कुछ याद रखने हैं, इसके लिए मैं जूम कर देता हूँ। ये आपका महात्मा गांधी का कहते हैं राजघाट, महात्मा गांधी का राजघाट। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, क्योंकि किसानों से इन्हें बहुत लगा, किसान नेता भी इनको कहा जाता है। और राजीव गांधी को वीर भूमि और जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, संजय गांधी का शांतिवन। इसे आप जरूर याद रखें। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है श्री राजा राम मोहन राय की, एक समाज सुधारक, एक नेता और एक बहुत बड़े ग्रेट रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने अंग्रेज के साथ मिल करके भारत में सती प्रथा का अंत करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36, तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था, इब्न बतूता को, असीम को, अमीर खुसरो को, दयाराम को। तो तोताए हिंद के नाम से जाना जाता था अमीर खुसरो को। किसको, अमीर खुसरो को। सवाल नंबर 37, भारत में पुनर्जागरण का काल जनक कहा जाता है। देखिए पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। तो किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को या इनमें से कोई नहीं।
तो अभी आपने अगर तस्वीर को ध्यान से देखा होता पिछले सवाल में, तो ये हैं राजा राममोहन राय। सवाल नंबर 38, स्वतंत्रता के बाद, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? यानी भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये कहना। 1962 में, 1957 में, 1947 में, 1950 में। तो भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। ये देखिए उनकी तस्वीर है 1952 के आम चुनाव की। सवाल नंबर 39, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? 1937 से, 1950 से, 1945 से या 1996 से? तो इसका सही जवाब है 1996 से। सवाल नंबर 40, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? और अभी इंस्टाग्राम खूब चलाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पर एक सवाल ले लूँ। चीन से, जापान की कंपनी है, भारत की कंपनी है या अमेरिका की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। सवाल नंबर 41, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, शुगर, टीबी, कब्ज। कुछ बच्चे तो दबा के समोसा खाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला आपको लगा दिया कि देखो क्या होगा भाई। तो ज़्यादा समोसा खाने से कब्ज की बीमारी होती है। सुबह बैठिएगा ना तो निकलेगा ही नहीं, जाम पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि ये मैदे से बना होता है और मैदे हमारे आंतों में चिपकते हैं। 42वां सवाल, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? ये देखिए खून जैसी लाल रंग की। तापी नदी, लोहित नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी? तो ये है लोहित नदी। लोहित नदी को ही खून की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांस में प्रथम उदारवादी विद्रोह कब हुआ था? 1801 में, 1804 में, 1815 में, 1830 में। और जुलाई सब में है, देख लीजिए आप, जुलाई किस में है? सब में जुलाई लिखा हुआ है। तो उदारवादी विद्रोह हुआ था 1830 में। क्वेश्चन नंबर 44, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? धातु और चीनी के, कपास और चीनी के, कपास और धातु के, धातु और पेट्रोलियम के? तो तस्वीर को देखिए, हिंट मिल गया होगा, कपास और धातु के। सवाल नंबर 45, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, बॉक्साइट? तो जो लौह अयस्क है वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट इस नाम से जाना जाता है। और भी देखिए यहाँ अयस्क की तस्वीरें हमने लगाई है। तो ये उद्योग विकास की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि अधिकतर मशीनें लोहे की बनी होती हैं। सवाल नंबर 46, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर बिल्कुल डालता है, पशुओं पर जी हाँ डालेगा, पौधों पर भी। तो जितने भी जीव जंतु हैं सब पर डालेगा वो, पेड़ पौधे पर भी वायु प्रदूषण। तो इसका सभी आंसर हो गया। सवाल नंबर 47, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर? तो समाज में हम जन्म से ही बट जाते हैं। हमारी जो जाति प्रथा है जन्म आधारित है, तो जन्म के कारण ही समाज में विभाजन होता है। 48 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़? तो एक बात याद रखिएगा, जो जितना एजुकेटेड राज्य होगा उसमें लिंगानुपात भी सही होगा, वो भेदभाव नहीं करेंगे स्त्री पुरुष में। तो इसका सही जवाब है केरल। केरल शिक्षा के दर के मामले में 100% है। सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, इनमें से सभी? तो आप इनमें से सभी को देखकर चकित ना खा जाएं, इसका सही जवाब होगा बी, प्रति व्यक्ति आय को। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक? तो क्षेत्र 3 है, आप सभी जानते हैं,
अगर उत्खनन, पशुपालन और खुदाई वगैरह हो, कृषि हो, तो प्राथमिक होता है। जब आप कृषि उत्पाद को किसी रूप में बदल देते हैं प्रोडक्ट में, तो द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग हो गया। और जो दोनों की सेवा करता है वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है, जैसे संचार, परिवहन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इत्यादि। ये तृतीय क्षेत्र का आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा उसी में रोजगार मिलता है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन आपके अच्छे वाले थे, हमने लाया जो आपके एग्जाम में लाभकारी होंगे। तो भाई अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो भाई। पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।